हेलो एवरीवन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी वीकली करंट अफेयर्स का। इसमें हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ हेडलाइंस और न्यूज़ के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। सो लेट्स बिगिन। इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट अम्फान साइक्लोन, सेकंड इसरो कमर्शियल एंड थर्ड न्यू शॉर्ट्स। इसमें हम जानेंगे वन लाइनर्स जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो लेट्स बिगिन। अम्फान साइक्लोन, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो है अम्फान साइक्लोन। अब देखिए, जब भी साइक्लोन जनरेट होगा उसमें दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर एंड सेकेंड इज मॉइस्चर। ये दोनों चीज़ें साइक्लोन के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं और ये दोनों चीज़ें उसको मिलती है सी सरफेस से। अब आप देखेंगे दो सागर जो है हमारे, एक है अरेबियन सी जो कि यहाँ पर है और दूसरा है बे ऑफ बंगाल। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स क्यों बनते हैं या उनकी सिविरिटी ज़्यादा क्यों होती है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है, जो ये रीजन है, इसमें काफ़ी अच्छे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं एक साइक्लोन को सस्टेन करने के लिए, एक साइक्लोन के बनने के लिए। तो एक लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है। जब भी एक साइक्लोन एक जनरेट होगा तो उसमें एक लो प्रेशर एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये लो प्रेशर एरिया कैसे आता है? देखिए, जब सूरज की किरणें उस पानी पर पड़ेंगी, द सन रेज विल फॉल ऑन दैट वाटर एंड उसमें क्या होगा, जब वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे तो एक प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा। धीरे धीरे जैसे कि ये ऐसे करके उस पर जो हमारी वाटर वेपर्स हैं वो जा रही हैं और ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन कर रही हैं, तो ऐसे एक साइकिल जनरेट हो जाती है जिससे जब ये काफ़ी सिवियर हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, यही आगे जाके साइक्लोन बन जाता है। तो कुछ इस प्रकार से अम्फान साइक्लोन अभी हमें देखा गया और इसने काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन करी। देखिए, इट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन टू स्ट्राइक द गैंजीज डेल्टा सिंस सिडार ऑफ 2007। ये भी एक साइक्लोन था जो 2007 में आया था सीजन एंड द फर्स्ट सुपर साइक्लोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट सुपर साइक्लोन था ये इन द बे ऑफ बंगाल रीजन सिंस 1999 उड़ीसा साइक्लोन। अब देखिएगा, सिंस 1999 जो 1999 वाला उड़ीसा का साइक्लोन था उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था। नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स हम आगे वाली स्लाइड्स में जानेंगे। जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड एरियाज थे स्पेशली वो थे उड़ीसा के एंड कोलकाता के हुगली, हावड़ा, ईस्ट मदनापुर, नॉर्थ 24 परगनाज एंड साउथ 24 परगनाज। अब ये डिस्ट्रिक्ट के नाम है नॉर्थ 24 एंड साउथ 24। बेसिकली पुराने ज़माने में ये डिविजन्स हुआ करती थी, तो ऐसे करते करते इनका नाम भी फिर वहीं से आ गया है। In West Bengal were affected by cyclone. It has caused significant destructions in Bangladesh too. तो दो देशों में इसका काफ़ी प्रभाव रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया एंड देन बांग्लादेश। इसकी हम ट्रेजेक्ट्री देखेंगे, इसका मूवमेंट देखेंगे तो देखिए, जो ये साइक्लोन था इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और ये मूव किया अपवर्ड्स की तरफ। देखिए, जब भी एक साइक्लोन जनरेट होगा तो उसका एक मोमेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं लैंडफॉल। अब जो लैंडफॉल होता है वो रीजन वह होता है जहाँ पर जब वो साइक्लोन अपने इंटेंसिटी पे सबसे मैक्सिमम होगा और एक लैंड को हिट करेगा। तो जब वो लैंड को हिट कर देता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। क्यों? उसका भी यही रीज़न है, क्योंकि उसको मॉइस्चर और टेम्परेचर आगे नहीं मिल पाता। ये चीज़ें वो कहाँ से डिराइव कर रहा है साइक्लोन? देखिए, साइक्लोन को सस्टेन करना है तो उसके पास मॉइस्चर होना चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि करेक्ट टेम्परेचर जो अप्रॉक्सीमेटली साइक्लोन के बनने के लिए होता है वो होता है 25 से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब ये टेम्परेचर उसको सी सरफेस पे मिलता है और लैंड पे नहीं मिलता है तब उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसका प्रभाव आगे बढ़ते बढ़ते कम हो जाता है। इसका मतलब वो आगे लैंड में सस्टेन नहीं कर पाता है। तो इस जो फिनोमेना होता है इसको बोलते हैं हम लैंडफॉल, यानी जो साइक्लोन है वो लैंडफॉल पर पहुंच चुका है, वो लैंड को हिट कर चुका है। तो हमने देखा इसमें उड़ीसा का जो रीजन है और वेस्ट बंगाल का जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। वेस्ट बंगाल में स्पेशली हम ये वाला रीजन देखते हैं जो भारत के पास, यहाँ पर आप ये छोटा सा रीजन देख पा रहे होंगे ये, तो ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं एज यू ऑल नो डेल्टा ऑफ द गैंजीज। एंड जो ये डेल्टा है काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेशन एंड काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो उड़ीसा का जो रीजन है ये वाला एंड वेस्ट बंगाल का जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, बांग्लादेश। ये दो राज्य थे, दो कंट्रीज थी। डैमेजेस एंड लॉस की बात करते हैं तो इसमें अराउंड 86 पीपल डाइड इन वेस्ट बंगाल
मोस्ट ऑफ द फर्टिलिटीज, अब देखिएगा डायरेक्टली साइक्लोन से फर्टिलिटीज नहीं आई हैं, हाउएवर इलेक्ट्रोक्यूशन यानी जो बिजली के पोल्स गिर जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जब भी ऐसी कोई आपदा आती है या ऐसे साइक्लोन या डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर अकर करते हैं, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई होता है वो रोक दिया जाता है, इसी कारणवश कि लोग इलेक्ट्रोक्यूशन से ना मरें, यानी बिजली के जो पोल गिर जाते हैं उससे जो लोग मर जाते हैं उस चीज़ों से। एंड कोलैप्स ऑफ द होम्स, क्योंकि इतना ज़्यादा तीव्र था, इतना ज़्यादा इंटेंसिटी इसकी, क्योंकि इसको सुपर साइक्लोन कहा गया है। तो सुपर साइक्लोन क्यों कहा गया है वो भी हम अभी आगे जानेंगे। अक्रॉस द वेस्ट बंगाल 88,000 हेक्टेयर्स, अब 88,000 हेक्टेयर्स, एक हेक्टेयर्स कितना होता है, देखिए एक स्क्वायर बना लीजिए आप, एक स्क्वायर विद 100 मीटर साइड्स, ईच साइड इज 100 मीटर्स, एक हमने स्क्वायर बना दिया ऑफ 100 मीटर्स, तो वो हमारा बन जाता है एक हेक्टेयर, दिस इज 1 हेक्टेयर। अब जो एक हेक्टेयर है दैट इज उसमें अक्रॉस वेस्ट बंगाल 88,000 हेक्टेयर्स एंड of rice paddies and 2 lakh hectares of vegetable and sesame crops were damaged। अब देखिए ये तो होता है, कुछ होता है at the face of it, यानी मतलब जो हमें दिख रहा है कि ये डैमेज हुआ है, बट इससे काफ़ी ज़्यादा आगे लॉसेस इनकर कर सकते हैं। कैसे, देखिए इससे फूड सिक्योरिटी पे हमारा काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बिकॉज दिस रीजन इज़ वेरी पॉपुलर एंड इज़ वेरी हाईली प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राइस, तो राइस के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। आने वाले समय में हम इसका फूड सिक्योरिटी पर एक बुरा प्रभाव देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आईएमडी के बारे में। देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी साइक्लोन्स भारत में आते हैं या जो भारत से सटा हुआ रीजन है, जो भी ये रीजन है उसमें जितने भी साइक्लोन्स आएंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन स्पेशली, उसके बारे में आईएमडी अपडेट्स देता रहता है। नेचुरल डिजास्टर के बारे में आईएमडी अपडेट्स देता रहता है। तो आईएमडी जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1875 में, इसीलिए मैं कह रहा था ये काफ़ी ज़्यादा एक पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसी ही एक पुराना ऑर्गेनाइजेशन है ASI, दैट इज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा कि ASI कब गठित हुआ था एंड हु वाज द फाउंडिंग पर्सन ऑफ दैट। तो देखिएगा IMD जो है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है, और इसके जो करंट मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो IMD काफ़ी इंपॉर्टेंट विभाग है, इसी से हमें अम्फान के बारे में पता चला था, इसी ने लोगों को एक जो प्री वार्निंग्स होती हैं वो दी गई थी IMD के द्वारा। अब देखिए IMD जो है वो क्लासिफिकेशन करता है साइक्लोन्स का ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी। सिवियरिटी कैसे नापी जाएगी कि वो कितनी तीव्रता से, कितनी स्पीड से आ रहा है, कितनी स्पीड से वो बन रहा है। तो उसको मेजर करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज नॉट, जो आप देख सकते हैं KT, एंड देन सेकेंड इज किलोमीटर पर आवर। 1 KT इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.8 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये वाली इंटेंसिटी आ रही है तो उस इंटेंसिटी पे हम देखते हैं, तो ये जब क्लासिफिकेशन हुआ तो पता चला कि जो अम्फान साइक्लोन है दैट इज सुपर साइक्लोन स्टॉर्म। सुपर साइक्लोन क्योंकि इसकी जो स्पीड थी वो 221 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा थी, 221 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा थी, और इसकी मैक्सिमम जो देखी गई थी वो थी अराउंड 240 के करीब देखी गई थी। जो हमने बात करी थी ओडिशा के 1999 वाले साइक्लोन की, उसकी तीव्रता जो उसकी स्पीड थी वो भी 260 किलोमीटर पर आवर दर्ज करी गई थी। सो दैट वाज आल्सो अ सुपर साइक्लोन स्टॉर्म। सुपर साइक्लोन के बाद होता है हमारा पास एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो कि इससे थोड़ा कम इंटेंसिटी, कम स्पीड वाला होता है, बट स्टिल इट इज़ वेरी फेटल। दीज आर वेरी सीरियस थिंग्स। तो देखिए अब हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लोन। अब मैं आपको बोलूँ अम्फान जो साइक्लोन है वो आया तो 2020 में है, ठीक है, 2020 में आया है मई में। हाउएवर जो इसका नाम है अम्फान साइक्लोन का वो हमारे पास आ गया था 2004 में, और ये नाम दिया था थाईलैंड ने, जो कि ये है। देखिए होता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये मिलके काम करता है एस्केप के साथ, ASCAP। अब ये क्या चीज़ है, ये आप इसको ऐसे समझ लीजिए यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो साउथ ईस्ट एशिया में काम करता है, कमीशन है बेसिकली। तो इसने क्या किया था, इसने एक सिंस द ईयर 2000 इसने काम किया है
कि ये लोग क्या करते हैं, नेम करते हैं साइक्लोन्स का। अब नेमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए साइक्लोन्स का नाम डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होता है, एक तो अफवाहें जो फेक न्यूज़ होती है वो स्प्रेड नहीं होती है, उसके बारे में एक पर्टिकुलर नेम के बारे में हम एक पर्टिकुलर साइक्लोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाता है साइक्लोन्स का। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए अब ये हमारे पास जो लिस्ट थी वो आ गई थी काफ़ी पहले, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 2004 में ही जो अम्फान साइक्लोन है उसका नाम दे दिया था थाईलैंड ने। तो हमारी जो लिस्ट थी वो हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं, ये सारे नेम हम यूज़ कर चुके हैं। अम्फान से पहले आया था पवन, उससे पहले आया बुलबुल, उससे पहले आया महा, ऐसे करते करते आपने देखा होगा पिछले वर्ष यानी 2019 में जनवरी में फॉनी साइक्लोन आया था, इसने भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करी थी। तो ये लिस्ट तो हो गई ख़त्म। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली अप्रैल 2020 में जो WMO एंड एस्केप है उसकी मीटिंग हुई और इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ है उन्होंने एक नई लिस्ट जारी करी। ये मैं पूरी लिस्ट शो नहीं कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 169 नेम्स इसमें दिए गए हैं। तो जो आने वाले साइक्लोन्स हैं, जो फ्यूचर में साइक्लोन्स होंगे, उनका नाम अभी से हमारे पास आ चुका है। दैट विल स्टार्ट फ्रॉम निसर्गा जो बांग्लादेश द्वारा दिया गया है, उसके बाद गति, उसके बाद निवार, तो ऐसे करते करते ये लिस्ट यूज़ आएगी फ्यूचर में। तो ये हमने जाना इसमें पूरा साइक्लोन अम्फान के बारे में, नेमिंग ऑफ द साइक्लोन्स एंड IMD के बारे में। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, consider the following statements with respect to naming of the tropical cyclones. Regional Specialized Meteorological Center RSMC New Delhi is responsible to name tropical cyclones forming over the northern Indian Ocean including Bay of Bengal and Arabian Sea following a standard procedure. The names of the tropical cyclones over the North Indian Ocean once used will cease to be used again. जो एक बार यूज हो गया दोबारा यूज नहीं होगा. So which of the following statements are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा आंसर आपको क्या लगता है. चलिए ठीक है, अब इसका जो आंसर है वो है बोथ 1 एंड 2. कैसे? देखिए, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है RSMC, ये जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके 6 रीजनल सेंटर्स में से एक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेमिंग ऑफ द cyclones. So is responsible to name tropical cyclones forming over the northern Indian Ocean including Bay of Bengal and Arabian Sea following a standard procedure. तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई करेक्ट. फर्स्ट इज करेक्ट. द नेम्स ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन वंस यूज्ड विल सीज टू बी यूज्ड. एक बार जो यूज हो गया यूज नहीं होगा, ये हमने अभी देखा था, क्योंकि अगर यूज हो रहा होता दोबारा तो लिस्ट नहीं बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. तो द नेम्स ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये हमारी स्टेटमेंट सही है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? सो बोथ 1 एंड 2. आप इसका एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड में देख सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं हम. अब हम बात करेंगे इसरो के बारे में. सब जानते हैं इसरो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के लिए. स्पेशली हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ओवर काफ़ी बहुत ही अच्छी है. एक बहुत ही सराहा जाता है इसरो को, उसको उसके काम के लिए. तो इसरो का अभी रिसेंटली जैसे आत्मनिर्भर जो हमारा अभियान है उसमें जो हमारा पैकेज था उसमें इसरो के जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं स्पेशली उसके कमर्शलाइजेशन की बात करी गई है. अब आपको ध्यान रखना है, इसरो की 2 कंपनीज हैं, इसरो की 2 कॉर्पोरेशंस हैं जिनको मैं कहूँ, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन और दूसरा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL. अब एंट्रिक्स जो है ये तो पुराना है, NSIL जो है इसका गठन हुआ था 2019 में मार्च के महीने में. अब जब ये जो 2 आर्म्स हैं इसरो की, इनको एज 2 आर्म्स ऑफ इसरो बोला जाता है, ये बेसिकली स्पेस रिसर्च एंड कमर्शलाइजेशन पे काम करती हैं. एंट्रिक्स का काम क्या है? देखिए, विदेशों के जो सैटेलाइट्स हैं, जो विदेशों से सैटेलाइट्स हमें बोलते हैं कि अच्छा मान लीजिए फॉर एग्जांपल जापान ने या कोई और कंट्री, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश या मालदीव्स, उन कंट्रीज़ ने हमको बोल दिया कि आप हमारा सैटेलाइट लॉन्च करें, तो किसके पास जाएंगे? वो जाएंगे एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के पास. NSIL क्या है? जो NSIL है उसका रोल आपको आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखेगा. कैसे? NSIL जो है वो स्टार्टअप्स हो गए, जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें कैसे हम अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़ कर सकते हैं, वो NSIL का काम होगा. आने वाले समय में आपको इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स दिखेंगे. NSIL तो हमने देखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. तो इसरो की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? देखिए, आज आई सेड कि निर्मला सीतारमन जी ने इसमें अनाउंस किया था लास्ट वीक इंडियाज़ प्राइवेट प्लेयर टू इंडियाज़ स्पेस प्रोग्राम, इसरो के बारे में.
तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ थी इसरो बेसिकली उसको लेट आउट करेगा। जितने भी इंडिया में स्टार्टअप्स हैं, देखिए विदेशों में लाइक टेस्ला हो गया, ठीक है, और अमेजोन के जेफ बेजोस का जो स्पेस प्रोजेक्ट है वो हो गया, वर्जिन अटलांटिक के रिचर्ड ब्रांसन हो गए, वो लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में इतने अच्छे लोग हैं, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बट उनके पास एक वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है अपने प्रोडक्ट्स को लाने के लिए। स्टार्टअप्स भी इंडिया में कोई खास इतने अच्छे नहीं हैं एज ऑफ नाउ, बट उनका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसी पोटेंशियल को देखते हुए जब इस चीज़ को प्राइवेटाइजेशन या इसको जो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करा जा रहा है, उसका इसरो पे काफ़ी एक अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। भारत को काफ़ी ज़्यादा जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें एज हासिल हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में। इसरो हैज़ गॉट द पेटेंट फॉर मेड इन इंडिया मून सॉइल। अब मून सॉइल क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा, देखिए जो भी हम मून देखते हैं, जो हम मून देखते हैं उसकी हम केवल एक ही साइड देख पाते हैं, दैट इज़ नियर टू अस। नियर साइड भी बोलते हैं या फार साइड भी बोलते हैं। फार साइड क्या है? जो हमको नहीं दिख रही है, एंड वी नेवर सी इट। ऐसा क्यों होता है कि हमें वो साइड कभी नहीं दिखती है? क्योंकि जो अर्थ का रोटेशन है एंड मून का रोटेशन वो ऐसे सिंक में है कि वो कभी वो वाली जो डार्क साइड है जिसको हम बोल रहे हैं डार्क साइड मून की, वो हमें कभी दिख ही नहीं पाती है। सो दैट इज़ दैट लाइक अ मिस्टीरियस जो एक साइड है मून की, वो हम कभी देख ही नहीं पाते हैं। तो ये जो दो साइड्स हैं, बेसिकली जो सरफेस ऑफ मून है वो सपाट नहीं है, इट्स नॉट अ प्लेन सरफेस। उस पर क्या है, ऐसे ऐसे हाईलैंड्स हैं, ऐसे डेप्थ्स हैं, ऐसे क्रेटर्स हैं, ऐसे ऐसे खड्डे जिनको हम बोलते हैं। तो जो हाईलैंड्स हैं इसको हम बोलते हैं लूनार हाईलैंड्स, और जो क्रेटर्स हैं या जो डार्क साइड्स हैं उनको हम बोलते हैं मारिया या और मारा। सो लूनर सरफेस जो है जो हमको दिख रही है, देखिए जो हमें दिख रही है नियर साइड हम उसको अभी के लिए बोल देते हैं नियर साइड, एंड जो हमें नहीं दिख रही है दैट इज फार साइड। अब जो नियर साइड और फार साइड है, नियर साइड में काफ़ी ज़्यादा लूनर हाईलैंड्स एंड मारिया और मारा है, ये काफ़ी ज़्यादा है डार्क साइड्स, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं कुछ इसमें क्रेटर्स हैं, गड्ढे, एक क्रेटर्स हो गए, ये हो गए गड्ढे हो गए क्रेटर्स, तो ऐसी मून सरफेस है। बट जो फार साइड है, फार साइड है उसमें मारिया या मारा जो हमारे डार्क साइड्स हैं उसकी स्पॉट्स की कमी है। तो जो लूनर हाईलैंड्स हैं वो ज़्यादा हैं फार साइड पे, अराउंड 80% ऑफ द सरफेस इज विद मेड अप ऑफ लूनर हाईलैंड्स। तो बेसिकली रिसेंटली इसरो को पेटेंट मिला है मेड इन इंडिया मून सॉइल के लिए। अब ये मून सॉइल की क्या ज़रूरत है? देखिए जब हमारा अभी मिशन लॉन्च हुआ था चंद्रयान 2, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी एक मून सॉइल की। इसका काम क्या है? देखिए कोई भी मिशन लॉन्च होता है, इसरो को आपको जानना होगा, इसरो 99% अगर सक्सेस रेट है और 1% फेलियर है तब भी इसरो अपना जो सैटेलाइट है वो लॉन्च नहीं करता है, तभी उनकी इतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी है, उनका इतना अच्छा नाम है। तो इसी सिलसिले में क्या होता है, जब भी लूनर या चंद्रयान जो हमारा था चंद्रयान 2, जब उसको लॉन्च करना था तो उसकी टेस्टिंग करनी ज़रूरी थी। टेस्टिंग देखना ज़रूरी था कि कैसे वो रोवर जो है हमारा काम करेगा। अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क आउट, बट उसमें हमें क्या करना पड़ा फिर, ये जो मून सॉइल है, क्योंकि हमें एक स्टिमुलेशन चाहिए, हमें एक हमें स्टिमुलस चाहिए, एक हमें रिक्रिएशन चाहिए उस जगह का कि मून सरफेस कैसे काम करती है, मून सरफेस कैसी होती है, उसको लाने के लिए हमें मून सॉइल को एक सरफेस बनाना था कि जिसमें हम उसमें प्रैक्टिस कर सके कि कैसे ये काम कर रही होगी। तो जो ये मून सॉइल थी उसको हमने यूएसए से लाना था, हाउएवर हमने ये काम करके मेड इन इंडिया सॉइल बनाई। तो इसरो हैज़ गॉट द पेटेंट फॉर द मेड इन इंडिया मून सॉइल। रीसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ इसरो। अब रिसेंटली एक दो चीज़ें हम देख लेते हैं कि इसरो ने इस पूरे वर्ष अभी तक क्या किया है। देखिए GSAT-30 जो था वो लॉन्च हुआ था जनवरी 17 में फ्रॉम फ्रेंच गिनी। इसकी एक कंपनी है, आप चलिए इट्स कॉल्ड एरियाना स्पेस। तो ये एक फ्रांस की कंपनी है, इसके जो फ्रेंच गिनी है फ्रेंच गिनी,
यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था GSAT-30। अब GSAT-30 क्या था? देखिए ये जो सैटेलाइट था GSAT-30, ये बेसिकली कम्युनिकेशन तो नहीं कहूँगा मैं, बट कम्युनिकेशन एंड टेलीविज़न। सो बेसिकली आपने जो भी हमारे टेलीविज़न पे फ्री टू एयर चैनल्स होते हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल होने वाला है। इसका बेसिकली इसने रिप्लेस किया है इनसैट 4A को। इनसैट 4A ये हमारी सैटेलाइट थी जो इसका काम अब ख़त्म हो गया था, उसको रिप्लेस किया था GSAT-30 ने। तो ये इसरो का अभी रिसेंट लॉन्च था। GSAT-1 जो कि एक इंडिया का अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट होने वाला था, इसका लॉन्च था 5 मार्च को। हावेवर इसको पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि कुछ कमियां हो गई थी। एंड एज आई सेड कि 99% चांसेस होंगे, 100% चांसेस होंगे तभी लॉन्च पॉसिबल होगा, तभी इसरो लॉन्च करता है। इट डजंट नॉट टेक एनी रिस्क ऑन दैट। आने वाले फ्यूचर मिशंस क्या हैं इसरो के इंपॉर्टेंट फ्यूचर मिशंस हैं जो कि फर्स्ट है हमारा आदित्य L1 जो कि सोलर प्रोब या सोलर, अब एक इसमें सोलर पार्कर है, सोलर पार्कर प्रोब, ये है नासा का प्रोजेक्ट और भारत का है इसमें आदित्य L1 आदित्य, और चंद्रयान 3 भी अगले साल इसको पाइपलाइन में है। सो ये दीज आर द रिसेंट डेवलपमेंट्स एट इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द साइंटिफिक गोल्स ऑफ चंद्रयान 2 मिशन? First, to improve the understanding of the origin and evolution of moon. B, it will collect the scientific information on lunar topography, mineralogy, elemental abundance, etc. It will provide the information about the surface of the moon. And D, all of the above. तो इसमें से क्या क्या थे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, सो इसरो के ये सारे थे, इसमें ऑल ऑफ द अबव वर द गोल्स ऑफ द चंद्रयान 2 मिशन। अनफॉर्चुनेटली ये फेल हो गया था लैंडर की वजह से। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन आप ये पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे न्यूज़ शॉर्ट्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब आपको पता है वर्ल्ड ओवर काफ़ी सारे गेम्स पोस्टपोन्ड हो गए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स, ओलंपिक गेम जो थे वो पोस्टपोन हुए हैं। ज़्यादातर क्या होता है वो स्थगित, वो उन्हें हमेशा मतलब उस वर्ष के लिए या उसके लिए फिर वो 4 साल बाद ही होते हैं। जैसे अगर आपने गोल मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा क्या होता है, जो ओलंपिक्स थे उसके लिए लोग प्रिपेयर तो करते हैं। देखिए एक ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वो केवल 4 साल में तो रेकर करते हैं, हावेवर उसमें इतने सालों की प्रिपरेशन होती है एथलीट्स की कि अगर वो उस साल नहीं होगा तो उसमें काफ़ी लॉस होता है एक एथलीट की मेहनत का और एंड मेनी अदर फैक्टर्स। तो इसी से रिलेटेड जब कोविड-19 आया, जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो काफ़ी सारे गेम्स जो थे वो पोस्टपोन कर दिए गए या उनको रद्द कर दिया गया। सो फर्स्ट गेम टू रिज्यूम इज बुंडेसलीगा ऑफ जर्मनी विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर स्पोर्ट्स इवेंट टू रिज्यूम आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद ये जो गेम है फुटबॉल गेम है बेसिकली, एंड दिस इज द नेम ऑफ दैट गेम बुंडेसलीगा, इट्स अ जर्मन नेम। सो जर्मनी बिकेम्स द वर्ल्ड फर्स्ट मेजर स्पोर्ट्स इवेंट टू रिज्यूम, पहला स्पोर्ट्स इवेंट है जो रिज्यूम किया गया। और आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड, वो ये है कि इस गेम के लिए सबसे ज़्यादा ऑडियंस आती है स्टेडियम में देखने के लिए। इट हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट मैक्सिमम व्यूअर्स। हाउएवर इस बार इसमें ऐसा नहीं हुआ, द स्टेडियम वॉज एम्प्टी एंड इसको टेलीकास्ट किया गया। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है द फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर मेड इन इंडिया लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड बाय माधवपुरा इलेक्ट्रिक loco factory situated in Bihar was put into operation by Indian Railways from Pandit Deen Dayal Upadhyay Junction Station Monday. It said the loco is named WAG 12. Important name है WAG 12. तो ये लोकोमोटिव का काम क्या होगा? देखिए जितने भी हमारे फ्राइट कॉरिडोर्स हैं, भारत में 2 फ्राइट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं अभी, जो कि एक नॉर्थ से साउथ, बोथ ऑफ देम आर ऑपरेटिंग इन द वन इन द वेस्टर्न रीजन एंड वन इन द ईस्टर्न रीजन। तो इसको जो हमें फ्राइट यानी जो हमें सामान ले जाना है, जो माल ढोना है, उसके लिए हमें इतना ज़्यादा हॉर्स पावर के इंजन्स की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग इंजन्स। तो इसको बनाया गया है इंडिया में। एक्चुअली इट्स अ मेड इन इंडिया प्रोग्राम जिसमें एक फ्रांस की कंपनी भारत में आई है, उसने इनके साथ एक MOU साइन करके ये काम शुरू किया है। तो इस ट्रेन का नाम हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है WAG 12। नेक्स्ट, Ministry of New and Renewable Energy launched a scheme to solarize the Konark Town and Konark Sun Temple. ये कहाँ लोकेटेड है? देखिए बेसिकली ये लोकेटेड है उड़ीसा में एंड इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, कोनार्क सन टेम्पल को। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, हम सब जानते हैं कि 2022 तक हमारा 175 गीगावाट का टारगेट है।
तो कहीं ना कहीं देखिए कोविड-19 से काफ़ी सारी चीज़ें इफेक्ट हुई हैं, उसी को देखते देखते शायद ये टारगेट वैसे तो काफ़ी हद तक हमने अचीव कर लिया था, बट मे बी इसको आगे पोस्टपोन किया जाए, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। हाउएवर अभी के लिए हम ये मानते हैं कि 2022 तक ये हमारा अचीव होना है। तो उसी सिलसिले में कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, उसमें न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे उस ब्लैक पगोडा पे, या जिसको हम बोलते हैं एज कोणार्क सन टेम्पल, उस पूरे एरिया पे हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पैनल्स लगाने हैं। So this is the recent development in that. Director of Institute of Himalayan Bioresearch Technology based in Palampur, Himachal Pradesh, a constituent lab of CSIR, Central Scientific Industrial Research, has claimed that Kangra tea could lower coronavirus activity. अब कांगड़ा टी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कोरोना वायरस एक्टिविटी उससे कम हो सकती है, बट दैट इज स्टिल इन डेवलपमेंटल स्टेज, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। कांगड़ा टी इसलिए इंपॉर्टेंट जाती है क्योंकि 2005 में सन 2005 में इसको जीआई टैग मिला था। अब जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। देखिए जीआई टैग किसी भी जगह का महत्वपूर्ण जो भी प्रोडक्ट होता है उसको एक उसकी जो एक इम्पोर्टेंस होती है उसको बरकरार रखने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बोलते हैं बनारसी पान फॉर एग्जांपल, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया का पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो उसी को देखते हुए कांगड़ा टी को 2005 में जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। Mizoram has granted industrial status to sports, a move that is aimed to generate employment, first such state to do so. आपसे पूछा जा सकता है कि which was the first state to commercialize या industrialize, give industry status to sports. So ये है हमारा राज्य मिजोरम। नेक्स्ट हम देखेंगे हॉकी लेजेंड एंड ट्रिपल Olympic gold medalist Balbir Singh Senior passed away at 95. He was the first sports personality to be honored with Padma Shri award in 1957. So इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, फर्स्ट इन द ईयर 1948, 1952 एंड 1956 में। जो भी ये ओलंपिक्स हुए थे वहाँ उन्होंने ये जो मेडल्स जीते थे, गोल्ड मेडल्स जीते थे। एंड जो ये 1948 वाला था ये हुआ था हमारा लंदन में, देन सेकंड हुआ था हेलसिंकी जो कि कैपिटल है फिनलैंड की, एंड 1956 में हुआ था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो इन तीनों ओलंपिक गेम्स में जो हमारे बलबीर सिंह सीनियर थे उन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सनैलिटी, देखिए फर्स्ट पर्सनैलिटी टू बी ऑर्डर्ड पद्मश्री अवार्ड इन 1957। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है एंड हमने इसमें काफ़ी कुछ जाना है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।